A very good morning, all of you. Welcome back to my channel. That is Ignu Pathways, and in this video, I'm going to give you some important keywords related to the MCA 24, that is Business Ethics and CSR, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं। जी हाँ, ये पेपर काफी नजदीक है आपका, जो कि 7 दिसंबर को ये पेपर होने वाला है। 7th of December 2024 को ये पेपर होने वाला। तो इस पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बनते हैं, जिसे मैं हर यूनिट वाइज लेके आपके लिए लेके आया हूँ। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं है, ये ट्यूटोरियल वीडियोस है। और हाँ, जिन भी बच्चों को मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, उसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना है, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि इन सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल जब आप अपने एग्जाम्स में करोगे, तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली एक फाउंडेशन देते हैं आपके आंसर्स को बिल्ड करने में। ये कीवर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन कीवर्ड्स को याद रखते हैं, इन कीवर्ड्स को समझते हैं, यूनिट वाइज में कीवर्ड्स कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी MC24 की परीक्षा में। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले MC24 से शुरुआत करी जाए। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको IBO 1, फिर IBO 6, फिर इसके बाद MCO 121। ये सारी की सीरीज में चलाऊंगा। होप सो तबीयत सब सही रहे तो हर एक सीरीज को अच्छे से चलाया जा सकता है। काम की व्यस्तता में मैं सीरीज को अच्छे से प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा जब एनर्जाइज हो चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको वो सीरीज दे दूँ। तो बेसिकली देखिए, जो भी बच्चा ये कीवर्ड्स को करके जाता है, मेरे बताए गए कीवर्ड्स को अगर करता है, तो उसे 110% है कि आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए, यूनिट 1 का ये और यूनिट 2 का कुछ कीवर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें पहला जो आप इसका जो टॉपिक देख रहे हो, जो सब्जेक्ट है आपका, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स मतलब आप जानते हो नैतिकता, जीवन के कुछ मूल्य होते हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। इस बिजनेस में भी कुछ मूल्य होते हैं, उन्हें हमको फॉलो करना चाहिए। जिसमें सबसे पहले अगर हम इसके पहले की वर्ड्स पे जाते हैं, दैट इज बिजनेस एथिक्स। इसका नाम ही इसका जो सब्जेक्ट का नेम है उसी के बारे में पूछा गया। Business ethics is a prescribed code of conduct for businesses. It is a set of guidelines for dealing with various procedure ethically. मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो बिजनेस में, कोई भी तालमेल आपका चल रहा है किसी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ, अगर आप अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज को कर रहे हैं, तो वहाँ एथिक्स को फॉलो करना है। जो नैतिकता है, जो मूल मोरल वैल्यूज आपको सिखाया गया है, उसे दिमाग में रखते हुए चीज़ों को करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आप अपने अपने डिग्निटी को आप गिरा लो, वैसा यहाँ पे नहीं है। यह इसका जो सेंस बनता है, इसका सेंस सुपरफिशियल सेंस है, जिसमें ये कहता है कि आप अपने एथिक्स को प्रायोरिटी रखना है, एथिक्स को प्रायोरिटी देना है, अपने कामों को एकदम अच्छे ढंग से करना है, एक प्रॉपर वे में करना है, एक सिस्टमेटिक वे में करना है। ठीक है। जिसमें दूसरा जो देख रहे हैं, दैट इज लॉ। लॉ तो आप जानते हैं, कानून। लॉ इज अ रूल ऑफ कंडक्ट डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट और सोसाइटी ऑफ अ सर्टेन टेरिटरी। एक टेरिटरी के द्वारा हम कह सकते हैं कि लॉ का गठन होता है। गठन कहने का मतलब, कोई भी कानून तभी बनता है जब एक टेरिटरी होता है। सपोज हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया को एक गवर्न बॉडी चाहिए, जो गवर्न बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, जहाँ there are different types of leaders that are ruling in our economy, that are ruling in our country. So देख रहे हो कि जो लॉ है, इसको बेसिकली या तो गवर्नमेंट डिजाइन करती है, या फिर हमारा जो सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं, उन्हीं के द्वारा से गढ़ा जाता है। इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है। तो लॉ एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर हम कोई भी चीज को कानूनी तौर पे रख के देखते हैं, तो चीजें हमारी बेहतर होती है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, जो थर्ड पॉइंट है, जो काफी इम्पोर्टेंट है, काफी बच्चों को इसमें कुछ जो टर्म्स होता है वो एक जैसा लगता है। जैसे कि देखिए, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर। लोग ये समझते हैं कि शेयर होल्डर भी एक ही चीज है, स्टेक होल्डर भी एक ही चीज है। शेयर होल्डर का मतलब, वो एक शेयर होल्डर का मतलब हो गया कि आप कंपनी के कुछ शेयर्स के मालिक हो गए हो। ठीक है। लेकिन स्टेक होल्डर का मतलब यहाँ पर डिफरेंट है।
स्टेक होल्डर का मतलब है कि अगर आपकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी का जो भी स्वीपर है, जो भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, बॉटम, मिडिल, ठीक है, टॉप, मिडिल, बॉटम, कोई भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कंपनी का जो भी हित सोच रहा है वो सारा यहाँ पे स्टेक होल्डर्स में आएगा। ठीक है। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच यू ऑर्गेनाइज, मॉनिटर एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर स्टेक होल्डर। इसका मतलब ये होता है कि जिस जिन लोगों से आपकी कंपनी चल रही है, सपोज जो कंपनी आपकी रन हो रही है वो कंपनी सिर्फ आपके शेयर होल्डर से नहीं हो रही है, सिर्फ आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट से नहीं हो रही है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से नहीं हो रही है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट से नहीं हो रही, वहाँ पे आपका स्वीपर भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका ये सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे ये जितने भी लोग आपके कंपनी में काम कर रहे हैं सब एक स्टेक होल्डर है। कोई अगर काम करना बंद भी कर देता है तो उससे कंपनी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसका जो रिलेशनशिप होता है जिसमें कंपनी को वो अपना पूरा टेन्योर दिया रहता है, जिसमें उसने अपने जान को झोंका रहता है, उस कंपनी के लिए वो एक सबसे अहम कड़ी होती है और कंपनी उसे हमेशा रिटेन करने की कोशिश करती है। अगर कोई भी कंपनी इस रिलेशनशिप को नहीं बना पाती है, मॉनिटर नहीं कर पाती है चीज़ों को, तो कंपनी अपने गुडविल को खो देती है। इसीलिए गुडविल को खोने का नहीं होता है। इसमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अगर हम लोग करते हैं तो अपने एथिक्स को जिंदा रखते हैं, और जब एथिक्स जिंदा रहता है तो कंपनी फूलता है, फलता है और इकोनॉमी में बूम पोजीशन क्रिएट करता है। ठीक है। जैसे कि हम रतन टाटा जी की बात करें तो रतन टाटा जी की वेरियस कंपनीज है और आए दिन हर एक कंपनीज की आईपीओ आती रहती है, जिसमें आप देखते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो एक अच्छा जुझारू रूप रखे थे और सबको रिटेन करने की कोशिश करे थे। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट उनका बहुत ही अच्छा था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको बहुत क्वाइट एंड क्लियर ये एक पॉलिसी के जरिए इसे लाया गया था, जिस पॉलिसी का नाम था एलपीजी 1991 पॉलिसी, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। It is a word used to describe the growing interdependence of the world's economies, culture, populations brought about by cross at border trade in goods and services, technology and flows of investment, people and information। कहने का मतलब ये है कि जब हम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, ट्रेड बैरियर्स को हम थोड़ा कम कर देते हैं, जहाँ पर व्यापार सबके लिए आसान हो जाता है। जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज है, जब हम दूसरे देश में जाके या दूसरे देश हमारे देश में आते हैं तो उनको वो क्या क्या लेके आते हैं, गुड्स सर्विसेज तो लेके आते ही है, टेक्नोलॉजी, फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का फ्लो होता है, नई तरह के लोग आते हैं, नई तरह के स्किल्स को हम सीखते हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फुलफिल होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कहने का मतलब है कि जब आप चीज़ों को सस्टेन कर रहे, चीज़ों को एक लॉन्ग एस्पेक्ट में देख रहे हो, चीज़ों को पॉसिबल फ्यूचर्स में देख रहे हो। सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग आवर नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेन करने का मतलब है कि हमें अपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखना है। इसका जो व्यू है ये एक मैक्रो व्यू क्रिएट करता है। नाउ देखिए, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट लर्निंग। माफ कीजिएगा, थोड़ा खांसी हो रखा है, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा खांस दे रहा हूँ, उसे थोड़ा नजरअंदाज कीजिएगा। रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट लर्निंग, इट इज अ कंसर्न विथ हाउ change initiatives in organization and group of manager within organization may learn and change in socially and environmentally responsible way। देखिए, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट लर्निंग हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझाता है, जिसमें कोई भी मैनेजमेंट अगर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा होता है। एक अच्छी मैनेजमेंट कोई भी कंपनी के लिए एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करके लाती है, और एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट जिससे हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा अच्छा होना है। ठीक है। इट इज अ कंसर्न विथ हाउ चेंज इनिशिएटिव्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप ऑफ मैनेजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे जो चेंज होता है, जो इनिशिएटिव्स न्यू न्यू इनिशिएटिव्स को लिया था, उसको किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप एक हायरार्की में रखते हो और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से अकाउंटेबिलिटी में आप कन्वर्ट करते हो। ठीक है।
फिर आता है देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रेडिशनल एथिकल थ्योरीज। इट आर कंसर्न विथ व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस आर राइट एंड रॉन्ग। मतलब ये कहता है कि कौन सा एक्शन आपका अच्छा है या बुरा है, एंड हाउ द वर्ल्ड इज एंड हाउ इज आउट टू बी, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस आर मेड एंड व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन आउट टू बी मेड। मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस रहती है, क्योंकि जो हमारी नैतिकता है, अगर हम उसे भूल जाएंगे तो हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो बदल जाएगा, और हम इस ग्रोइंग वर्ल्ड में इन चीज़ों को लैक कर रहे हैं। इन चीज़ों को लैक नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें अगर जिंदा रहेगी तो हमारा जो बिजनेस करने का पैटर्न है या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैटर्न है वो हमेशा फलता फूलता रहेगा, ठीक है। जिसमें देखिए कुछ थ्योरीज की बात की गई है। इसमें पहला थ्योरीज है आपका टियोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है। बेसिकली बच्चे काफी इस टर्म को समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं क्या कॉम्प्लिकेटेड टर्म दे रखा है, ठीक है। द टियोलॉजिकल क्लास ऑफ थ्योरीज प्रोवाइड वन with a two-step approach to determining the right course of action. First determine the proper end and then decide the means for achieving it. मतलब इसमें क्या है कि कैसे भी करके हमको रिजल्ट हासिल कर लेना है। सपोज आप आपको MCQ 24 का पेपर लिखना है, ठीक है। तो आप इसमें ये सोच रहे हो कि हम कैसे भी करके हम इसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर लें, ठीक है। मतलब आपको अगर इधर चीटिंग करनी भी पड़ रही है तो आप कर रहे हो। तो ये क्या कह रहा है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो रहा है, लेकिन आप उसमें क्या प्रोसेस डाल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो प्रोसेस भले ही आपका गैर कानूनी हो, चीटिंग करना तो एक गैर कानूनी काम हो गया, ठीक है। तो आप कैसे भी करके एक रिजल्ट तक पहुंच रहे हो, तो वो कौन सा थ्योरी हो गया, वो टियोलॉजिकल थ्योरी हो गया, जिसमें रिजल्ट में आपको आपके एंड प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब जिसमें एक प्रॉपर एंडिंग आपको मिल जाए, रिजल्ट अच्छा मिल जाए, और आपका जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क आपने किया है, वो हार्ड वर्क अगर आप इलीगल तरीके से करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इलीगल तरीके से कर रहे हो तो भी उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने रिजल्ट हासिल कर लिया, ठीक है। तो टियोलॉजिकल थ्योरी में साफ सुथरा बात कहा गया है कि अगर आप चीटिंग करके भी पास कर रहे हो तो इससे मतलब नहीं है, रिजल्ट आपका अच्छा हो रहा है, ये से मतलब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दूसरा पार्ट है, दैट इज डेंटोलॉजिकल थ्योरीज। द डेंटोलॉजिकल क्लास ऑफ एथिकल थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल शुड अडेयर टू देयर ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज व्हेन एंगेज्ड इन डिसीजन मेकिंग व्हेन एथिक्स आर इन प्ले। देखिए इसमें बात कहा गया है कि आप अपने एथिक्स को कभी ना भूलें। भले रिजल्ट आपका खराब हो जाए, लेकिन आप चीटिंग ना करो। अगर आप चीटिंग कर लेते हो तो आपका एथिक्स नहीं रहा, आपका एथिक्स मर गया वहां पे। तो बिजनेस करना है, बिजनेस को एक अच्छे पीक पोजीशन तक पहुंचाना है। इसका ये मतलब नहीं किसी का गला काटना है, किसी को नौकरी से निकाल देना है, किसी के साथ डर्टी पॉलिटिक्स करना है, ये आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। ethical theories means ethical theories means there are some values, there are some moral concern that you have to show for your ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए, that is utilitarianism. It is often equated with the concept of the greatest good for the greatest number of people, ठीक है। ग्रेटेस्ट गुड्स यहाँ पे क्या रहा है, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसका ये मतलब हो रहा है कि आपको जो है कि फायदा देखना है, ठीक है। कि अगर आपको फायदा किस चीज में नजर आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर एक रेलवे ट्रैक में 5 लोग सोया हुआ है, ठीक है। 5 लोग सोया हुआ है और ट्रेन का है जो ब्रेक फेल है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ट्रेन में करीबन 1000 आदमी बैठा हुआ है, और अगर ट्रेन का जो ड्राइवर है उसके दिमाग में ये बन आ रहा है कि अगर हम इन 5 लोगों को मरने देते हैं तो हम 1000 लोगों को जिंदा रख देंगे। जहां पर क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का एडवांटेज हो रहा है तो हम छोटे मोटे जो 2-4 लोग हैं जो जा रहे हैं, जो अपने से सुसाइड करना चाहते हैं, उनको हम करने देते हैं। कोई जरूरत नहीं हमें दरियादिली दिखाने की। तो यूटिलिज्म ये कहता है जो कोई हद तक, किसी भी हद तक
बिल्कुल सही है, जिसमें आन बान शान और जान पे बात आ जाती है, जिसमें लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को इससे बेनिफिट हो और लोगों को जान बच जाए। ठीक है, फिर देखिए क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म। It is not based on universal or unchanging principles. According to the postmodernist thinkers, everything is relative. It is an approach that views morality as byproduct of our emotional pulses. इमोशनल पल्सेस। देखिए ये यूनिवर्सल पे बेसिक बेसिस पे ये सिद्धांत काम नहीं करता है। ठीक है, ये बेसिकली ये क्या है अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर एवरीथिंग इज रिलेटिव। इट इज एन अप्रोच दैट व्यूज मॉरलिटी एज बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर इमोशनल पल्सेस। मतलब जो हमारे पुराने ख्यालात के लोग थे उनका ये मानना था कि जो जैसे चल रहा है उसे वैसे चल रहे थे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कीवर्ड्स थे जिससे आपका यूनिट वन और यूनिट टू कवर हो जाता है। यूनिट वन और यूनिट टू के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब में आप ये सारे की पॉइंट्स को जब भी आंसर आप बिल्ड करते हो तो उसमें ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो और मैंने जो बताया है उसे अपने दिमाग पे रखो और आंसर को फॉर्म करने की कोशिश करो। आंसर को रटा रटाया मत किया करो। हमारे जो पीडीएफ्स में आंसर रहते हैं उसमें काफ़ी प्रिसाइज आंसर रहता है, जिसमें जो भी बच्चे इसे पढ़ता है उसे कुछ ना कुछ टेक्निक्स डेवलप होता है और हमारे कीवर्ड्स के जरिए आप एक अच्छा आंसर फॉर्म कर सकते हो। और सबसे पहली बात कि इग्नू के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल माय इग्नू डिस्टेंस लर्नर्स, माय डिस्टेंस लर्निंग पाथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।